Hello everyone. Previous class we have seen many numericals related to pulley type 1, जिसमें स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट, इनर्शिया फोर्स का कंसेप्ट हम लोग ले रहे थे। और टाइप 1 में हम किस किस्म की पुली को कैटेगराइज किए थे, जिसमें हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बराबर होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दोनों होमवर्क कर लेता हूँ, जो होमवर्क दिया था थोड़ा इन दोनों को बना लेता हूँ। पहला क्वेश्चन था कुछ ऐसे कि अगर कोई एक वेज है और इस वेज के ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा गया है। क्वेश्चन था ऐसे कि ये वेज अगर इसका एंगल थीटा है तो इसको कितना एक्सीलरेशन से मूव करवाने से ब्लॉक विल अंडरगो ए फ्री फॉल। ये था क्वेश्चन। कम लोग इसका आंसर दिए, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन था with what acceleration the wedge must be moved such that the block falls freely under gravity। ये था क्वेश्चन। ब्लॉक फ्रीली फॉल करेगा अंडर ग्रेविटी। जैसे यू अंडरस्टैंड दिस पेन, ये फ्री फॉल कर रहा है। जब कोई चीज फ्री फॉल कर रहा है, क्या बता सकते हो कि उसके ऊपर क्या फोर्स आते रहता है? ओनली वन फोर्स, दैट इज द ग्रेविटी। यस, लेकिन यहाँ पे तो इसके ऊपर दो फोर्स आ रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा है और एक वेट भी आ रहा है। अगर हम किसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर देंगे तो दिस विल फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है, बट एज लॉन्ग एज इट इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस वेज, हाउ कम द नॉर्मल रिएक्शन कैन बी जीरो? लेट अस थिंक। हमें चाहिए कि ये फ्रीली गिरेगा, सीधा गिरेगा। तो पहले आप बताओ मुझे, ये वेज को लेफ्ट को पुल करना चाहिए कि राइट को पुश करना चाहिए? ऑब्वियसली टुवर्ड्स द लेफ्ट, नहीं? तो अब कितने एक्सीलरेशन, यही पूछा गया है। सपोज हम कहेंगे वेज को हम ए एक्सीलरेशन में मूव करेंगे। अगर ए एक्सीलरेशन में हम इसको मूव करते हैं, अब सोचने वाली चीज है कि किस लिए खींच रहे हैं? ताकि ये फ्री फॉल करेगा। फ्री फॉल करने के लिए क्या होना है? नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना है। तो क्या लिखेंगे? पहला क्लू हुआ सॉल्यूशन में, सबसे इंपॉर्टेंट क्लू हुआ फॉर फ्री फॉल आर मस्ट बी जीरो। ये हो गया क्लू। इसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। Now let us go for the free body diagram of this block. We show all external forces and pseudo force. All external forces मतलब यहाँ पर तो mg है, r है, ये तो दिखा दिए। pseudo force आएगा। कोई बताएगा इसके ऊपर pseudo force ऊपर की तरफ आएगा कि नीचे की तरफ आएगा? We are accelerating like this. Yes. कितना आएगा? ma आएगा। अच्छा, ये जो ma है, this ma will try to have a component किस डायरेक्शन में? In this direction में, और this mg will try to have a component in this direction। ये हो जाएगा component of mg नीचे की तरफ। ध्यान से देखो, ये r है, mg का component नीचे की तरफ, ma का component ऊपर की तरफ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ये नॉर्मल है तो दिस विल बी अगेन थीटा। तो हम कहेंगे कि फ्री फॉल के लिए ये वाला कंपोनेंट ma का क्या हो जाएगा भाई? इट विल बी ma cos 90 माइनस थीटा। Component of a vector in any direction is given by the product of magnitude of the vector and the cosine of the angle it is making. Cos 90 minus theta is sin theta. So you see it is ma sin theta. mg का ये वाला component कितना हो जाएगा? mg cos theta। अच्छा, तो हम कहेंगे अगर r 0 है, r 0 होने के लिए कब होगा r 0 बताओ? r 0 हो गया तो हम कहेंगे mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू ma sin थीटा।
फॉर आर टू बी 0 क्या होना चाहिए, mg cos थीटा और mg sin थीटा बराबर होना जरूरी है। हाँ, mg cos थीटा है क्या, नहीं, ma cos sin थीटा, सॉरी, इट इज ma sin थीटा बराबर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं। वी कैन अप्लाई ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक तो क्या है g cos थीटा बाय sin थीटा, दैट इज g cot थीटा। सो एक्सीलरेशन मस्ट बी g cot थीटा। अगर इतना एक्सीलरेशन से मूव करवाएंगे तो ये फ्री फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि mg cos थीटा ma sin थीटा का बराबर हो जाएगा, r का वैल्यू 0 हो जाएगा। r 0 हो गया तो उसके ऊपर तो एक ही फोर्स आ रहा है, कौन, mg, तो फिर ये फ्री फॉल करेगा। ठीक है। दूसरा होमवर्क क्वेश्चन था, पूछा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। थोड़ा ध्यान से सोचो, पूछा था फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अच्छा बताओ, क्लू क्या है इसमें सॉल्व करने में? क्लू ऐसा है कि अगर कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, कोई ब्लॉक को अगर इसके ऊपर छोड़ते हैं किसी भी मास का, ये नीचे की तरफ फिसलेगा। क्या आप बता सकते हो विथ व्हाट एक्सीलरेशन दिस स्लाइड्स डाउन? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट फोर्स इज पुलिंग इट डाउनवर्ड्स। क्या फोर्स इसको यस, कितना है, g sin थीटा, ये सबको मालूम है। अच्छा, अगर हम ये थ्रेड को काट भी देते हैं तो ये कितना एक्सीलरेशन नीचे जाएगा, g sin 30, नहीं, g sin 30 मतलब कितना होता है, g sin 30 मतलब sin 30 हो गया 1/2 g/2 में, और ये g sin 45 ये कितने में जाएगा, g/√2 में। तो क्या है कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये ब्लॉक फिसलने लगेगा विथ एन एक्सीलरेशन a2 और ये ब्लॉक फिसलने लगेगा विथ एन एक्सीलरेशन a1। अगर a1 a2 से ज्यादा है, a1 a2 से ज्यादा है, मतलब ये जल्दी जल्दी फिसल रहा है, ये धीरे धीरे फिसल रहा है, तो ये इसको खींचते हुए ले जाएगा और दोनों बराबर एक्सीलरेशन में जाएंगे। नहीं, इफ a1 इज मोर देन a2, मान लो कि ये थ्रेड कनेक्टेड नहीं रहता, a1 एक्सीलरेशन इसका है, a2 एक्सीलरेशन इसका है, अगर a1 एक्सीलरेशन ज्यादा होता, a2 एक्सीलरेशन कम होता, अगर थ्रेड से बांध देंगे दोनों को तो ये खींचते हुए ले जाएगा, थ्रेड विल ऑलवेज रिमेन टाइट, दोनों का एक्सीलरेशन बराबर होगा। लेकिन सोचो कि अगर a1 एक्सीलरेशन इससे कम होगा, ये जल्दी जल्दी फिसल रहा है, ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, समझ में आया, ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो क्या होगा, थ्रेड लूज हो जाएगा। क्या दोनों का सेम एक्सीलरेशन रहेगा, टेंशन क्या हो जाएगा थ्रेड में, 0, टेंशन इन द थ्रेड विल बी 0, और टेंशन थ्रेड में 0 हो गया क्योंकि थ्रेड जो है स्लैक हो गया है, स्लैक हो गया मतलब अब ये थ्रेड में कोई दम नहीं है, अब ये कितने में आएगा, g sin 45, ये कितने में जाएगा, g sin 30। बात समझ में आया क्या? यस, फिर से मैं बता रहा हूं, किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे अगर किसी ब्लॉक को छोड़ देते हैं तो कितना एक्सीलरेशन में नीचे फिसलता है, g sin थीटा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसी को भी पूछ के देखो माथा घूम जाएगा उसका। मैं पहले बोलता हूं कि आप भूल जाओ कि ये थ्रेड अभी कनेक्टेड है, आप भूल जाओ कि ये थ्रेड कनेक्टेड है, थ्रेड कनेक्टेड नहीं है, तो ये जाएगा नीचे a1 एक्सीलरेशन में, ये जाएगा a2 में। अगर थ्रेड जोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर a1 a2 से ज्यादा है तो ये इसको खींचते हुए ले जाएगा, थ्रेड विल बी टाइट। लेकिन a1 कितना होगा, g sin 30, ये धीरे धीरे फिसलेगा और ये जल्दी जल्दी फिसलेगा क्योंकि g sin 45 इज मोर देन sin 30, है कि नहीं, तो ये जल्दी जल्दी फिसल रहा है, ये धीरे धीरे फिसल रहा है। अभी अगर हम दोनों को थ्रेड से जोड़ देते हैं, दोनों को थ्रेड से जोड़ देते हैं, अब क्या होगा, ये जल्दी जल्दी फिसल रहा है, ये धीरे धीरे फिसल रहा है, क्या ये थ्रेड टाइट रहेगा कि लूज हो जाएगा, लूज हो जाएगा, मतलब थ्रेड में टेंशन कुछ रहेगा नहीं, तो टेंशन नहीं रहेगा तो ये जाएगा g sin 30 में, ये जाएगा g sin 45 में।
समझ में आया क्या? Here G sin 30 is less than G sin 45. So M1 is not able to drag M2. They move with different accelerations. क्या ये बात सबको हजम हो रहा है? Yes, sir. ये है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दे मूव विथ डिफरेंट एक्सीलरेशंस. और क्या होगा एक्सीलरेशन? A1 विल बी G sin 30 and A2 will be G sin 45. क्या मेरी बात सबको समझ में आया? हाँ, Yes, sir. ये दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा. दोनों अपने हिसाब से फिसलना शुरू करेंगे. चलो मैं अभी केस में थोड़ा सा बदलाव ले आता हूं. मैं क्या करता हूं? मैं कहता हूं ये एंगल हो गया 45, ये एंगल हो गया 30. इसको कर दिए 45, इसको कर दिए 30. अब ये जल्दी जल्दी फिसलने की कोशिश करेगा, ये धीरे धीरे जाने की कोशिश करेगा. थ्रेड से जोड़ देंगे तो ये खींचता हुआ ले जाएगा कि नहीं? इन दैट केस बोथ ऑफ देम विल हैव सेम एक्सीलरेशन. क्यों? क्योंकि ये खींचे हुए इसको लेके जा रहा है. दे आर कनेक्टेड बाय ये थ्रेड. ये जल्दी जल्दी भाग रहा है, ये धीरे धीरे भाग रहा है. दोनों थ्रेड से बंधे हुए तो ये इसको खींचते हुए ले जाएगा. दे विल मूव टुगेदर. सपोज आई चेंज द केस. खतरनाक खूंखार क्वेश्चन है भाई, कंसेप्ट को थोड़ा पकड़ना. कॉपी कर लेता हूं, इसको ले लेता हूं अगले पेज में. सपोज आई चेंज द केस. मैं कहता हूं कि सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये एंगल को मैं कर दिया अब 30 डिग्री और ये एंगल को कर दिया मैं 45 डिग्री. आई मेक ए लिटिल चेंज. अब क्या देख रहे हो? पूछा है अगेन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक. पहला केस में ये G sin 30 G sin 45 से कम था इसलिए क्या होता था? The tension in the thread was 0. Tension in thread is 0. क्योंकि थ्रेड स्लैक हो जाता था, लूज हो जाता था. लेकिन अभी देखो तो अब तो केस कुछ अलग है. नाउ द केस इज समथिंग डिफरेंट. अब क्या है केस? ये जल्दी जल्दी भागने की कोशिश कर रहा है, ये धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहा है. थ्रेड लूज रहेगा कि टाइट रहेगा? थ्रेड लूज रहेगा कि टाइट रहेगा? यस. नाउ हियर हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? एज G sin 45 इधर है, that is more than G sin theta or 30, thread is tight and tension is not 0. अच्छा, so both blocks move separately or same acceleration? Both blocks Same acceleration. yes, ये समझ में आना चाहिए. Move with same acceleration. तो फिर हमें ड्राइविंग फोर्स निकालना है. When the blocks are moving with same acceleration, how we do? We find the driving force by the driven mass. टाइप 1 पुली का कंसेप्ट. ड्राइविंग फोर्स, ये भी ड्राइव कर रहा है, ये भी ड्राइव कर रहा है. ये कितने में ड्राइव कर रहा है? M1 G sin 45. और ये भी तो ड्राइव कर रहा है M2 G sin 30. और क्या मास मूव कर रहा है? M1 प्लस M2. क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन? नेट फोर्स बाय नेट मास. बताते बताते आपको बहुत गहरी चीज बता दिया. जिनको समझ में आ गया इनका भला, इनको नहीं आया उनका भी भला. थोड़ा सा देखो कौन सा एंगल को कितना लेना है, उसके हिसाब से कंसेप्ट बदल जा रहा है. क्या मैं ठीक से ये कंसेप्ट को आप लोगों को समझा पाया? Yes, sir. यस, ठीक है. टाइप
टाइप 1 का जो पुली हम लोग देखे, जितने सारे क्वेश्चन देखे, उसमें से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि एक पुली के दोनों तरफ दो ठो ब्लॉक झूलता रहा होगा और निकालना है उसका एक्सीलरेशन और टेंशन। हम लोग टाइप 1 में ढेर सारे वेराइटी देखे, बट ये वेराइटी सबसे ज्यादा वर्सटाइल है और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये जो पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, देखो इसमें कोई एक ब्लॉक लगा है मास m1 का और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक झूल रहा है मास m2 का। ये हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट वेराइटी है क्योंकि इसको क्या कहते हैं मालूम है? वी कॉल इट एटूड्स मेशिंग। एटूड्स मेशिंग इसको कहते हैं, एटूड्स मेशिंग। ठीक है, ऐसा एक अरेंजमेंट को कहते हैं एटूड्स मेशिंग। ऐसा क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? सॉल्यूशन हमें मालूम है, बट ये इतना कॉमन है कि वी शैल डेवलप ए रेडीमेड फॉर्मूला फॉर इट। अगर हमें निकालना है, यहाँ पे सपोज दिया है कि ये केस स्टडी के हिसाब से ले लो आप कहोगे कि m2 is greater than m1, obviously m2 will go down with whatever acceleration m2 goes down with the same acceleration m1 will go up। सॉल्व कैसे करते हैं आपको मालूम है? दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम निकालो नहीं, और दो तो साइमल्टेनियस इक्वेशन निकलेंगे और दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करो, टेंशन पता करो, एक्सीलरेशन पता करो। वैसे हम लोग पहले किए, फिर भी लिख देते हैं। m2 m1 से बड़ा है, क्या बता सकते हो कहां पे टेंशन ज्यादा होगा, m1 के ऊपर कि m2 के ऊपर? तो बराबर होगा टेंशन। तो हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 में हम देखेंगे m1 के ऊपर एक टेंशन T है और हम जानते हैं कि आइडियल पुली के केस में टेंशन आइदर तरफ बराबर होता है। यहाँ भी T है तो यहाँ भी T है और ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन A में, तो इसके ऊपर दो फोर्स आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा m1g और दूसरा आ रहा होगा m1a। सॉल्व करो तो मिलेगा T इज इक्वल टू m1g प्लस m1a। कहां से पता चला ये चीज? फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। वंस in the free body diagram with all external force the pseudo force is also taken into account, we can apply the conditions of equilibrium। मैं लगाया सिग्मा fy is equal to 0, मुझे मिला ये। अगर मैं लेता हूं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, मैं लेता हूं अभी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2, तो इसमें क्या होगा? ये रह गया ब्लॉक, इसके ऊपर भी टेंशन T ही है, लेकिन ये अभी नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर जो शैडो फोर्स आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा और जो वेट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। और एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर हम सिग्मा fy इक्वल टू 0 करते हैं, हमें इक्वेशन मिलेगा T प्लस m2a इज इक्वल टू m2g। ऐसे करके हमारे पास दो इक्वेशन आते हैं और इनको सॉल्व करके हम लोग T2 लिख दिया हूं गलती से, ये T और A का वैल्यू पता कर लेते हैं। अगर ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर को हमें याद रखना है। अगर आप सॉल्व करते हो दोनों इक्वेशन को, जो आंसर आपको मिलने वाला है वो आंसर ऐसा होगा, व्हिच इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर सॉल्व करोगे एक्सीलरेशन क्या मिलेगा? m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 है ना, होल इंटू g। इट इज m2 माइनस, थोड़ा बढ़िया से लिखता हूं क्योंकि इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इट इज m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 होल इंटू g। ये हो गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला एज स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है। और वैसे भी सोचो तो ड्राइविंग फोर्स क्या था? इधर m2g खींच रहा था, इधर m1g खींच रहा था, तो नेट फोर्स क्या था? m2g माइनस m1g। भाई मास क्या था? m2 प्लस m1। एक्सीलरेशन सीधा सीधा मिल गया। टेंशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? टेंशन निकालेंगे तो मिलेगा 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 होल इंटू g। ये मिल गया टेंशन इन द थ्रेड। ये दोनों फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करके रखना है। You have to remember
बोथ ऑफ दिस फॉर्मूले, क्योंकि दे आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे आप ये फॉर्मूला लगा के आंसर लिख सकते हो। यू आर अलाउड टू राइट। समझ में आया क्या? यहाँ पर और भी एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें याद रखना है। क्या बताओ? ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड यहाँ पे लगा है, इसमें भी तो कुछ टेंशन होगा। चलो इस टेंशन को कहते हैं टी डैश। ये टी डैश क्या है? टी डैश इज टेंशन इन टाई बार। टाई बार मतलब पुली को जिस बार से झुलाए हैं। हम जानते हैं कि ये आइडियल पुली है। आइडियल पुली मतलब क्या है? मासलेस होता है और मास इज नेग्लिजिबल स्मॉल। अगर आप टेंशन इन द टाई बार देखेंगे तो ये हो गया आपका टाई बार ए पुली, इसके ऊपर ये टेंशन टी डैश पता करना है और उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? इसका वेट तो नेग्लिजिबल स्मॉल है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल पुलिस। और ये थ्रेड, ये वाला थ्रेड ऊपर वाला पुली को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? थ्रेड हरदम पुल ही तो करता है। ये भी पुल कर रहा है, ये भी पुल कर रहा है। टी है। याद रखो टी डैश इज नथिंग बट 2t, ये याद रखना है। 2t मतलब 4m1 m2 by m1 plus m2 whole into g, ये याद रखना है। ऐसा भी हुआ है कभी कभार टेंशन इन द टाई बार पूछ दिया और बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़े, ये टेंशन को निकाल के छोड़ दिए। समझ में आया ना? तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखना है। क्या है? एक्सीलरेशन क्या हो गया? m2 minus m1 by m2 plus m1 whole into g। कहां से मिला? सॉल्विंग और अप्लाइंग द फंडामेंटल्स ऑफ टाइप 1 पुलिस, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास। टेंशन क्या होगा? 2m1 m2 by m1 plus m2 whole into g। टेंशन इन द टाई बार क्या हो जाएगा? डबल ऑफ द टेंशन इन द थ्रेड, मतलब 4m1 m2 by m1 plus m2 whole into g। समझ में आया क्या? अगर मैं आपको सीधे सीधे एक क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर, सी है, मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं अभी। आपको बताना है यहां पर एक पुली है और ये पुली में सपोज हम कहेंगे एक 4 kg का मास लगा है और एक 6 kg का मास लगा है और दिया क्या है कि दिस सस्पेंडेड लाइक दिस। पूछा क्या है? इन फिगर शो फाइंड acceleration of each block. Bit number 2, tension in thread. Bit number 3, tension in tie bar. Holding the pulley. होल्डिंग द पुली, जो पुली को पकड़ के रखा है। अब सॉल्यूशन आपके सामने सीधे सीधे है। एक्सीलरेशन इज m2 minus m1 by m2 plus m1 whole into g। समझ में आया? m2 minus m1 by m2 plus m1 whole into g। और ये कितना हो गया भाई? m2 minus m1 6 minus 4 by 6 plus 4 into g। g का वैल्यू को 10 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन कितना है थ्रेड में? टेंशन इज नथिंग बट 2m1 m2 by m1 plus m2 whole into g। सीधे सीधे फॉर्मूला डालें, 2 into 6 into 4 by 6 plus 4 into g। Yes, it is coming out to be 48 न्यूटन। और T dash टेंशन इन द टाई बार is 2T is 96 न्यूटन। देखो, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूले। तो एटूट्स मशीन बोलने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। क्या बातें सबको समझ में आए? यस सर। यस, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गया। अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, ठीक है? यू विल वर्क आउट। लेट मी राइट सम क्वेश्चंस, फिर हम लोग करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चंस लिख लेंगे, फिर इसके बाद आंसर्स करेंगे। लेट अस सी दिस क्वेश्चंस। दिया है कोई एक एटूट्स मशीन में वन मास इज डबल ऑफ द अदर।
सिंपल ले लो भाई, ये एटूट्स मशीन है, एक मास है m और दूसरा मास है 2m, खत्म। पूछा है एक्सीलरेशन बताओ, कितना सिंपल है, कोई भी तो बता सकता है। हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन इज 2m माइनस m बाई 2m प्लस m होल इंटू g, और ये कितना बन गया g/3। कितना इजी था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। इन एन एटूट्स मशीन इफ ईच मास इज डबल्ड, m1 by m2 प्लस m1 होता है, देखते हैं, फिर टेंशन का फॉर्मूला रहता है। देखो हाँ यहाँ पर एक्सीलरेशन हो गया 2m माइनस m बाई 2m प्लस m इंटू जी, दैट इज g/3 हो गया। अब पूछा है इसमें एटूट्स मशीन में इफ ईच मास इज डबल्ड देन व्हाट विल हैपन टू द एक्सीलरेशन। अच्छा, ऐसा अरेंजमेंट था, एक मास था m1, दूसरा मास था m2, हर एक मास को डबल कर दिए, क्या होगा एक्सीलरेशन। पहला केस में एक्सीलरेशन क्या था m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 होल इंटू जी। दूसरा केस में क्या होगा, ईच मास इज डबल, इट विल बी 2m2 माइनस 2m1, m2 की जगह हो गया 2m2, m1 की जगह 2m1 बाय 2m2 प्लस 2m1 होल इंटू जी। क्या 2 पर नीचे कॉमन जाके ये a1 रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। दैट मींस हर एक मास को अगर डबल कर देंगे एक्सीलरेशन रिमेन सेम, सो एक्सीलरेशन रिमेन सेम। बढ़िया है। आगे, in an Atlas machine, if equal mass is added on either side, था क्या केस, केस था ऐसे, इधर था m1 और इधर था m2 और कुछ एक्सीलरेशन था। क्या था एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन शुरू में था m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 होल इंटू जी। अब सेकेंड केस में इधर भी कुछ मास जोड़ दिए, इधर भी कुछ मास जोड़ दिए, दोनों ही केस में दोनों साइड को बराबर मास जोड़ दिया गया है। सो द न्यू एक्सीलरेशन इन द सेकेंड केस विल बी m2 प्लस x माइनस m1 प्लस x, क्योंकि इक्वल मास ऐड कर दिए, बाय m2 प्लस x प्लस m1 प्लस x होल इंटू जी। देखो तो ऊपर हो गया ये प्लस x, ये माइनस x कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर रिमेन सेम m2 माइनस m1, बट नीचे m2 प्लस m1 प्लस 2x होल इंटू जी। आप क्लियरली देखो, इधर का न्यूमरेटर बराबर है, ये m1 है, इधर का न्यूमरेटर और इधर का न्यूमरेटर बराबर है, लेकिन इधर डिनोमिनेटर कम था, इधर डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया। तो आप क्या कहोगे, a2 will be less than a1, that means the acceleration will decrease। क्या बात समझ में आया? Yes sir। Yes। Yes। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोई एक एटूट्स मशीन में एक मास दूसरे से काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, वेरी वेरी लार्ज। से दिस इज m1, कितने मास का है 50 ग्राम। ये कितना है, ये है m2, कितना मास का है 50 kg। सो m2 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू m1। अब जब इसको छोड़ देंगे तो ये इसके साथ बंधा हुआ नहीं हुआ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मान लो कि ये 1000 kg है, ये 1 ग्राम है, तो ये तो धम करके गिरेगा, बंधा हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो विथ व्हाट एक्सीलरेशन m2 falls, as m2 is very very large as compared to m1, it falls freely, है कि नहीं? ये पूरा फ्री फॉल करेगा, इधर 1000 kg है, इधर 1 ग्राम है, कितना जोर से एक्सीलरेशन में गिरेगा, पूरा ग्रेविटी में गिरेगा, एक्सीलरेशन विल बी g। सो एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज g, क्योंकि ये मास काफी बड़ा है। क्या मैं ये कंसेप्ट आपको समझा पा रहा हूं? Yes sir। ये जी में गिरेगा, 1000 kg है, ये 1 ग्राम है, इसको लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है, ये पूरा फ्रीली गिरेगा। सो एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज जी। ओहो, तो इसका भी तो एक्सीलरेशन जी है ऊपर की तरफ, है ना? तो अगर हम कहें
कहेंगे? अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 को देखेंगे तो क्या मिलेगा? देखो तो ये हो गया M1 और ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सीलरेशन A इक्वल टू G में, तो इसके ऊपर 2 फोर्स आएगा, उसका वेट और उसका स्यूडो फोर्स, और क्या आएगा? टेंशन T। तो सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या देगा? टेंशन विल बी M1A और M1A, सॉरी थोड़ा लिखने में गड़बड़ हुआ है, M1 की जगह M लिख दिया हूं, फिर से लिख देता हूं, इट इज M1G M1A, तो ये हो जाएगा M1G प्लस M1A, बट A भी तो G के बराबर था, सो इट इज 2M1G। द टेंशन डिपेंड्स ओनली ऑन द स्मॉलर मास। इधर 1000 kg है, और अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर अगर 50 ग्राम और 1 kg डाल दिए, टेंशन कितना होगा? 2 × 1 × G, 2 kg डाल दिए, टेंशन कितना होगा? 2 × 2 × G। समझ में आ रहा है? सो टेंशन विल बी डिसाइडेड बाय ओनली बाय द स्मॉलर मास। बड़े मास से कोई मतलब है नहीं। समझ में आया क्या? द टेंशन डिपेंड्स ओनली ऑन द स्मॉलर मास, नॉट ऑन द बिगर मास। आप कहोगे सर यहाँ तो समझ में आया, लेकिन हमारे पास तो टेंशन निकालने का एक फॉर्मूला था ना। कैन वी यूज द फॉर्मूला? यस ऑफ कोर्स यू कैन यूज द फॉर्मूला। लेट अस यूज द फॉर्मूला, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास है, और उसको यूज करके निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अस मेक यूज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सेकंड मेथड में देख रहा हूँ, हमें टेंशन पता करना है। फॉर्मूला था 2m1 m2 by m1 plus m2 होल इनटू G। अब क्या करता हूं, मैं m2 को ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं। आई डिवाइड m2 ऊपर नीचे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो ऊपर हो जाएगा 2m1, नीचे हो जाएगा m1 by m2 प्लस 1 होल इनटू G। अगर m2 m1 से काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो m1 by m2 इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है कि नहीं? M1 is very small, M2 is very large. What about M1 by M2? It is very small. You can ignore it. What is left? Yes, it is only 2M1G. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes. अब ये क्वेश्चन को देखिए। In figure shown, what should be value of M1 for which it remains at rest? कितना होने चाहिए रेस्ट में रहेगा भैया? अच्छा, अगर M1 रेस्ट में रहेगा तो ऑब्वियस है कि ये पुली भी तो रेस्ट में रहेगा। हाँ सर, अगर पुली रेस्ट में रहेगा तो ऑब्वियसली 3 kg नीचे जाएगा, 2 kg ऊपर जाएगा। यहाँ पर कुछ टेंशन होगा और यहाँ पर भी कुछ टेंशन होगा। अगर यहाँ का टेंशन को मैं T डैश कहता हूँ, तो यहाँ का टेंशन को क्या कहूंगा? T और T डैश और T डबल डैश। T डैश ये थ्रेड है, एक थ्रेड है, तो टेंशन विल बी सेम। सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? हियर पुली P is at rest. Why? Because M1 is at rest. अच्छा, तो फिर T डैश का वैल्यू क्या होता है? 2 times T, that is 4m1 m2 by m1 plus m2 होल इनटू G, और वैल्यू डालो तो कितना हुआ? 2 × 3 by 2 plus 3, ये हो गया 2, सॉरी इसको इसमें लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज 4 × 2 × 3 by 2 plus 3 into G। कितना होता है ये भाई? ये होता है आपका 8 3 24 by into 2 48 न्यूटन। टेंशन इज 48 न्यूटन। अगर हम कहेंगे कि M1 रेस्ट में है, तो क्यों रेस्ट में है? M1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर फ्री बॉडी डायग्राम मेरा बनाओगे, मैं तो रेस्ट में हूं, मेरे ऊपर कोई स्यूडो फोर्स नहीं आने वाला। एक वेट होगा M1G और दूसरा होगा T डैश, और कहोगे कि आप M1G must be equal to T डैश, that is 48 न्यूटन,
मतलब m1 कितना हो गया 48/10, g को 10 लेते हैं 4.8 kg। आई एम सो हैप्पी दैट मेनी ऑफ यू कुड डू दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया है। रिमेंबर दीज आर ऑल जेईई मेन क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस। समझ में आया? तुम लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। कीप ऑन डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इधर 1 kg लगा दिए, इधर 10 न्यूटन लगा दिए, किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा? हाँ सर, 10 न्यूटन और 1 kg दोनों तो बराबर है ना, बराबर है तो देयर एक्सीलरेशन मस्ट बी सेम। नहीं तो थोड़ा सोचते हैं। केस 1 में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। लेट अस थिंक, मैं ऐसे लिखता हूं केस 1 ये केस 2। क्या आप मुझे बता सकते हो ड्राइविंग फोर्स केस 1 में क्या है? इधर है, खींच रहा है दोनों मिलके 4 kg, नीचे खींच रहा है 4g और ये 2g, तो ड्राइविंग फोर्स हो गया 4g माइनस 2g। 4g चलाने की कोशिश कर रहा है ऐसे, 2g उल्टा खींचने की कोशिश कर रहा है, नेट ड्राइविंग फोर्स इज 4g माइनस 2g। हाँ, केस 2 में ड्राइविंग फोर्स, इधर तो इसका अपना वेट है 3g, खींच रहा है 10 में, हो गया ना फिर से 40, इट इज अगेन कमिंग आउट विद 40 माइनस क्या है 2g। तो दोनों ही केस में तो ये बराबर आ रहा है, बराबर मतलब 20 न्यूटन आ रहा है। दोनों ही केस में ड्राइविंग फोर्स इज कमिंग आउट टू बी द सेम, लेकिन वो काफी नहीं होता है। ड्रिवन मास, इस केस में कौन सा मास चलेगा? सारा मास चलेगा, सारा मतलब 2 + 3 + 1, इट इज कमिंग आउट टू बी 6 kg। जबकि इस केस में व्हाट इज द मास ड्रिवन? ओनली दिस एंड दिस 5 kg। यस, मजा आया ना इसमें? देखो कितना इंटरेस्टिंग था। ऑब्वियसली एक्सीलरेशन इन द फर्स्ट केस इज F/m, सेकंड केस भी अपना फॉर्मूला लगाएगा F/m। एंड आप क्लियरली देख रहे हो कि दोनों में से F बराबर तो है, m बराबर नहीं है, m इसमें कम है, तो कंक्लूजन मिला कि A2 विल बी मोर देन A1। क्या बात समझ में आया? यस सर। है कि नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ई क्वेश्चन को देखो, ये तो सिंपल सा है, ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो तो एक अरेंजमेंट दिया है, इधर 2 kg इधर 3 kg, इधर कोई खींच रहा है 30 न्यूटन में, इधर कोई खींच रहा है 20 न्यूटन में, तो आप कहोगे नेट ड्राइविंग फोर्स, इधर को क्या है 3g + 30 चलाने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कौन कर रहा है 2g + 20, तो हो गया कितना ये 60 - 40 is 20 न्यूटन। व्हाट इज द मास ड्रिवन? दोनों kg चल रहे, दोनों मास चल रहे हैं, इट इज 5 kg। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन? ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास 20/5 is 4 m/s²। एंड टेंशन इन द थ्रेड, टेंशन भी निकालना है, लेकिन एक बार एक्सीलरेशन पता चल गया तो टेंशन निकालने में क्या दिक्कत है भाई? देयर इज नो डिफिकल्टी इन गेटिंग द नो डिफिकल्टी इन गेटिंग द टेंशन। क्या यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो टेंशन निकालो ना, किसी का फ्री बॉडी डायग्राम करो। आपका पसंद क्या है, ऑड नंबर की इवन नंबर? मेरा पसंद इवन नंबर है, मैं 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करूंगा। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। आपका अगर ऑड नंबर पसंद है तो ऑड नंबर का करो फ्री बॉडी डायग्राम। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो एक टेंशन तो है, वही पता करना है, लेकिन टेंशन लेने का नहीं। क्या है और इसमें वेट है 2g, और क्या है हम खींच रहे हैं कितने में 20 न्यूटन, ये किधर जा रहा है? ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है, तो स्यूडो फोर्स भी नीचे की तरफ ही है। तो हम कहेंगे टेंशन इज इक्वल टू 2a + 2g + 20, जबकि a का वैल्यू था 4, डाल दिए तो इट इज 8। यस 48 न्यूटन।
आप 3 kg का भी करके देखो, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर 48 न्यूटन। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes. यस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है टेंशन एट ए। ये तो सिंपल है, एवरी वन ऑफ यू कैन डू इट। ऑब्वियस है कि इधर 5 kg इधर 4 kg है, दिस विल बी गोइंग डाउन। क्या एक्सीलरेशन में? अरे वही तो पता करना है। तो पहले चलो देखते हैं सॉल्यूशन में। हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं। इधर कितना मास है? 5 kg, सो इट इज 5 माइनस इधर कितना मास है? 4, m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 4 इंटू जी। सीधा मिल गया एक्सीलरेशन, खत्म। कितना हो गया? g बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ए में टेंशन चाहिए तो थ्री बॉडी डायग्राम कर लो। किसके करोगे? किसके भी कर लो। 2 kg का कर लेते हैं। ऑफ 2 kg हो गया ये वाला मास। खींचने वाली टेंशन TA है, टेंशन एट A है, ये 2G है और ये नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन A में, तो ऊपर की तरफ MA मतलब 2A। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को दिखा दिए, तो वी कैन अप्लाई ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है? TA सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। 160 by 9. यस, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है? TA प्लस 2A इज इक्वल टू 2G और टेंशन एट A is 2G minus 2A. It is coming out to be A is G by 9, so it is coming out to be 8 by 9. 2G into 8 by 9, A का जगह G by 9 डाल दिया, it is coming 160 by 169. न्यूटन। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया है, बढ़िया है, सबको मस्त समझ में आ रहा है। अब एक मुश्किल सवाल आपके लिए, आपको बना के YouTube चैनल में आंसर देना है, ठीक है? गिव इन YouTube चैनल। दिया क्या है? यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहां पर ये एंगल दिया है 30 डिग्री और यहां पर 30 डिग्री, ये एंगल को 60 डिग्री दिया है। इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक बैठा है ना? और हुआ क्या है कि दिस अरेंजमेंट इज ऑन ए टेबल। गंदा टेबल है, ऐसा टेबल है। अब हुआ यूं है कि यहां से कोई थ्रेड बंधा हुआ है, इट गोज ऑन टू दी टेबल, ये टेबल के ऊपर गया है। जस्ट मिनट, लेट मी ड्रॉ द फिगर, फिर आप लोग ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा। ये है और ये टेबल है, ये ऐसा आया है और इसमें से कनेक्शन ऐसे गया है, ये पुली को संभाल के रखा है और इधर से दिया क्या है कि एक ब्लॉक झूल रहा है M1, ये दिया है 4 kg और ये दिया है 2 kg। अंडरस्टैंड द केस? कितना टेढ़ा लेकिन मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। और आप लोग तो इतने तगड़े हो कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे देते हो, बस एक क्वेश्चन छोड़ के। नहीं, कौन सा क्वेश्चन है वो? कटप्पा बाहुबली को क्यों मारा? नहीं, अच्छा, ये जो हो गया क्वेश्चन, आपको इसमें बताना क्या है? आपको बताना ये है कि इन फिगर शोन for what value of R, what value of M1, the 2 kg mass does not slide on 4 kg weight,
kg weight। ये आप पक्का बना सकते हो, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन सबसे पहले चैनल में जो आंसर देगा उसी के लिए हम कुछ प्राइस डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना। उसी के लिए सिर्फ हम कुछ प्राइस डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये M1 कितना होने से ये 2 kg इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। नहीं, ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर और बताओ मेरे को क्या हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग बताने की कोशिश करो। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज राइट द आंसर इन द यूट्यूब चैनल। मैं इसको अपलोड कर रहा हूं, आप लोग इसका आंसर चैनल में दे देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।